हेलो दोस्तों, नमस्कार। ब्राइटवे टीचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि सत्ता की साझेदारी। इस चैप्टर में हम लोग 3 पॉइंट्स कवर करेंगे। पहला पॉइंट होगा बेल्जियम और श्रीलंका का केस स्टडी। दूसरे पॉइंट में हम लोग ये देखेंगे कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। थर्ड पॉइंट होगा सत्ता की साझेदारी का रूप, यानी कि फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। सो नाउ लेट अस बिगिन विद द केस स्टडी ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। एरिया वाइज यह हमारे हरियाणा स्टेट से भी छोटा है। इसकी बाउंड्रीज फ्रांस, नेदरलैंड्स, जर्मनी और लग्जमबर्ग से लगती है। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी सी अधिक है, यानी कि हरियाणा की पॉपुलेशन से आधी। इस छोटे से कंट्री की इथनिक बुनावट बहुत ही जटिल है। इथनिक कॉम्पोजिशन क्या होता है दोस्तों? इथनिक कॉम्पोजिशन का मतलब ऐसा सामाजिक विभाजन जिसमें हर समूह अपनी अपनी संस्कृति को अलग मानता है, यानी कि यह एक कॉमन कल्चर पर आधारित सोशल डिविजन्स हैं। बेल्जियम की टोटल पॉपुलेशन का 59% हिस्सा फ्लेमिश रीजन में रहता है और डच बोलता है। 40% पीपल बेलोवियन रीजन में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। बाकी के 1% लोग जर्मन बोलते हैं। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स के 80% पीपल फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं। माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग पीपल कंपैरेटिवली प्रॉस्पेरस हैं और पावरफुल हैं। बहुत बाद में जाकर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट और एजुकेशन का लाभ पाने वाले डच स्पीकिंग पीपल को इस स्थिति से नाराज़गी थी। इसके चलते 1950s और 1960s में फ्रेंच और डच बोलने वाले कम्युनिटी के बीच लगातार तनाव बढ़ने लगा। इन दोनों कम्युनिटी के टकराव का सबसे तीखा रूप ब्रसेल्स में दिखा, जो कि बेल्जियम की कैपिटल है। यह एक अलग तरह की ही समस्या थी। डच बोलने वाले लोग पॉपुलेशन के हिसाब से ज़्यादा थे, लेकिन वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी के मामले में वीक और माइनॉरिटी में थे। आइए इस स्थिति की तुलना एक और कंट्री से करें। लेट अस कंपेयर दिस सिचुएशन विद अ डिफरेंट कंट्री। श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु के साउथ कोस्ट से थोड़ी दूरी पर है। इसकी पॉपुलेशन लगभग 2 करोड़ है, यानी कि हरियाणा के बराबर। साउथ एशिया के कई देशों की तरह श्रीलंका की पॉपुलेशन में भी कई इथनिक कम्युनिटी के लोग रहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट सोशल ग्रुप सिन्हलिस का है, जिनकी आबादी टोटल पॉपुलेशन की 74% है। फिर तमिल्स का नंबर आता है, जिनकी आबादी टोटल पॉपुलेशन में 18% है। तमिल्स में भी 2 कैटेगरीज हैं दोस्तों। पहला श्रीलंकन नेटिव तमिल्स और इंडियन तमिल्स, जो कॉलोनियल पीरियड में श्रीलंका के बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतानें हैं। कॉन्टेम्पररी टाइम में श्रीलंका के मैप पर गौर करें तो पाएंगे कि तमिल्स मेनली नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न प्रोविंस में रहते हैं। ज़्यादातर सिन्हालीज स्पीकिंग पीपल बुद्धिस्ट हैं, जबकि तमिल स्पीकिंग पीपल कुछ हिंदू हैं और कुछ मुसलमान। श्रीलंका की पॉपुलेशन में ईसाई कम्युनिटी के लोग भी हैं, जिनका हिस्सा लगभग 7% है, और वे सिन्हालीज और तमिल दोनों लैंग्वेज बोलते हैं। अब जरा सोचिए कि ऐसे सिचुएशन में क्या हो सकता था। बेल्जियम में डच स्पीकिंग पीपल अपनी बड़ी संख्या के आधार पर विथ अ बिग पॉपुलेशन बेस
वो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल और जर्मन स्पीकिंग पीपल पर अपने डिज़ायर्स थोप सकते थे। इससे उनके बीच लड़ाई और कन्फ्लिक्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाती। पॉसिबिलिटीज़ थी कि इससे देश तक बढ़ जाता और ब्रसेल्स पर दोनों अपना अपना क्लेम करते। श्रीलंका में सिन्हालिस पॉपुलेशन की मेजॉरिटी और ज़्यादा थी और वे लोग मुल्क में अपनी मनमानी चला सकते थे। आइए अब यह देखें कि असल में दोनों देशों में क्या क्या हुआ। Let us know about the majoritarianism in श्रीलंका। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। 1948 में श्रीलंका एक इंडिपेंडेंट नेशन बना। सिन्हालिस कम्युनिटी के लीडर्स ने अपनी मेजॉरिटी के बल पर रूल करके सुपरमेसी जमाना चाहा। इस वजह से डेमोक्रेटिक रूप से इलेक्टेड गवर्नमेंट ने सिन्हालिस कम्युनिटी के सुपरमेसी को कायम करने के लिए अपनी मेजॉरिटेरिज्म की पॉलिसी के तहत कई कदम उठाए। 1956 में एक लॉ पास किया गया जिसके तहत तमिल्स को पूरी तरह से दरकिनार करके सिन्हालिस को एकमात्र ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया गया। यूनिवर्सिटीज़ और गवर्नमेंट जॉब्स में सिन्हालिस को प्रायोरिटी देने की पॉलिसी भी चली। नए कॉन्स्टिट्यूशन में यह प्रोविजन भी किया गया कि गवर्नमेंट बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी को कंजर्व करेगी और इनकरेज करेगी। एक एक करके आए इन गवर्नमेंट के डिसीजंस ने श्रीलंकन तमिल्स की नाराजगी और गवर्नमेंट को लेकर उनमें बेगानापन बढ़ाया। उन्हें लगा कि बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी सिन्हालिस की लीडरशिप वाली सारी पॉलिटिकल पार्टीज उनके लैंग्वेज और कल्चर को लेकर इनसेंसिटिव है। उन्हें लगा कि कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट की पॉलिसी उन्हें इक्वल पॉलिटिकल राइट्स से वंचित कर रही है। नौकरियां और फायदे, दैट मीन्स जॉब्स और एडवांटेज के मामले में उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और उनके इंटरेस्ट की अनदेखी की जा रही है। दैट मीन्स तमिल्स के एडवांटेज के लिए काम नहीं किया जा रहा है। रिजल्ट ये हुआ कि तमिल्स और सिन्हालिस कम्युनिटी के रिलेशंस बिगड़ते चले गए। नाउ लेट अस लुक अबाउट द मेजॉरिटेरियनिज्म। Majoritarianism is a belief that the majority community should be able to rule a country in whichever way it wants, by disregarding the wishes and needs of the minority. बहुसंख्यकवाद यह मान्यता है कि अगर कोई समुदाय मेजॉरिटी है तो वह अपने मनचाहे ढंग से देश पर रूल कर सकता है और इसके लिए वह माइनॉरिटी कम्युनिटी की ज़रूरतें या इच्छाओं की अवहेलना भी कर सकता है। श्रीलंकन तमिल्स को जब ये लगा कि उनके मुल्क में उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो श्रीलंकन तमिल्स ने अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टीज बनानी शुरू की और तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने, रीजनल ऑटोनॉमी हासिल करने तथा एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी की मांग को लेकर संघर्ष किया। लेकिन तमिल की पॉपुलेशन वाले रीजन में ऑटोनॉमी की उनकी डिमांड्स को लगातार नकारा गया। 1980s तक नॉर्थ ईस्ट श्रीलंका में इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट, तमिल इलम, इलम का मतलब सरकार यानी कि गवर्नमेंट बनाने की मांग को लेकर अनेक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बने। दोस्तों, द लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम नाम के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप पढ़िएगा, ये बहुत ही रोचक होगा। श्रीलंका में दो कम्युनिटीज़ के बीच लगातार ट्रस्ट की कमी के वजह से लगातार कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते चले गए। ये कॉन्फ्लिक्ट सिविल वॉर के रूप में परिणत हो गए। व्हाट इज सिविल वॉर? लेट अस लुक अबाउट सिविल वॉर। Civil war is a violent conflict between opposing groups within a country
that becomes so intense that it appears like a war. गृह युद्ध किसी भी देश में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि वह युद्ध सा लगे तो उसे गृह युद्ध कहते हैं. Not only श्रीलंका faced this type of civil war, but पहले भी कई मुल्कों ने सिविल वॉर देखे हैं, जैसे कि अमेरिकन सिविल वॉर, नेपोलिस सिविल वॉर, इराकी सिविल वॉर, इवन लीबिया और यमन में अभी तक सिविल वॉर जारी हैं. इस सिविल वॉर के परिणाम स्वरूप दोनों ग्रुप्स के हजारों लोग मारे जा चुके हैं. अनेक परिवार अपने मुल्क से भागकर रेफ्यूजी बन गए. इससे भी कई गुना ज़्यादा लोगों की रोजी रोटी चौपट हो गई. आपने क्लास 10th के इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 डेवलपमेंट में पढ़ा ही होगा. याद कीजिए दोस्तों, जब हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पढ़ रहे थे तो सार्क कंट्रीज़ में श्रीलंका की पोजीशन कितनी अच्छी थी. इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, एजुकेशन और हेल्थ के मामले में श्रीलंका का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है. पर वहाँ के सिविल वॉर ने वहाँ के सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक लाइफ को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है. दिस इज़ द टाइम फॉर एकोमोडेशन इन बेल्जियम. बेल्जियम की समझदारी. बेल्जियम के लीडर्स ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया. उन्होंने रीजनल डिफरेंसेस और कल्चरल डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट किया. 1970 और 1993 के बीच उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 अमेंडमेंट सिर्फ इस बात के लिए किए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास न हो और सभी मिलजुल कर रह सकें. उन्होंने इसके लिए जो व्यवस्था की वो बहुत ही इनोवेटिव है तथा कोई और देश ऐसा नहीं कर पाया. बेल्जियम के मॉडल को अब हम लोग समझेंगे कि बेल्जियम ने ऐसा क्या किया. नंबर 1, कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात का क्लियर कट प्रोविजन किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स की संख्या इक्वल रहेगी. कुछ स्पेशल कानून यानी कि कुछ स्पेशल लॉज तभी बन सकते हैं जब दोनों लैंग्वेज कम्युनिटी के लोग मेजॉरिटी से पक्ष में हों. इस प्रकार किसी एक कम्युनिटी के लोग यूनिलैटरली कोई डिसीजन नहीं ले सकते. नंबर 2, सेंट्रल गवर्नमेंट की कई पावर्स को 2 रीजनल एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट. नंबर 3, ब्रसेल्स में अलग सरकार है और इसे दोनों कम्युनिटी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया. फ्रेंच स्पीकिंग लोगों ने ब्रसेल्स में इक्वल रिप्रेजेंटेशन के इस प्रपोजल को इसीलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि डच स्पीकिंग लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट किया था. नंबर 4, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा यहाँ एक 3rd लेवल की गवर्नमेंट भी काम करती है, यानी कि कम्युनिटी गवर्नमेंट. इस गवर्नमेंट का इलेक्शन एक ही लैंग्वेज बोलने वाले लोग करते हैं. डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले कम्युनिटी के लोग चाहे वे जहाँ भी रहते हों इस कम्युनिटी गवर्नमेंट को चुनते हैं. इस गवर्नमेंट को कल्चर, एजुकेशन और लिंग्विस्टिक जैसे मामलों पर डिसीजन लेने का अधिकार है. आपको बेल्जियम का मॉडल कुछ जरूर ही जटिल लगा होगा. निश्चित रूप से ये जटिल है भी. खुद बेल्जियम के लोगों को भी ये बहुत ही ज़्यादा जटिल लगता है, पर यह व्यवस्था बहुत ही सक्सेसफुल रही है. इससे मुल्क में यानी कि बेल्जियम में सिविल वॉर जैसी सिचुएशन ही ख़त्म हो गई. वरना सिविल वॉर की स्थिति में बेल्जियम लैंग्वेज के बेसिस पर 2 टुकड़ों में बट गया होता. जब अनेक यूरोपियन कंट्रीज के साथ मिलकर यूरोपियन यूनियन बनाने की मांग की गई तो ब्रसेल्स को इसका हेडक्वार्टर्स चुना गया. नाउ दिस इज द टाइम फॉर व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल. सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है. दोस्तों, इस प्रकार पावर शेयरिंग के पक्ष में 2 लॉजिक दिए जा सकते हैं. पहला लॉजिक,
सत्ता का बंटवारा ठीक है, दैट मीन्स पावर शेयरिंग ठीक है, क्योंकि इससे वेरियस सोशल ग्रुप्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट का जो अंदेशा होता है वो कम हो जाता है। क्योंकि सोशल कॉन्फ्लिक्ट आगे बढ़कर वायलेंस और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की रूप ले लेती है, इसीलिए पावर शेयरिंग बहुत ही ज़रूरी होता है, जिसके वजह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अच्छा रहता है। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना इमीडिएटली तो लाभदायक हो सकता है, पर आगे चलकर ये देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए घातक और नुकसानदेह भी हो सकता है। बहुसंख्यकों का आतंक सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए, दैट मीन्स मेजॉरिटी माइनॉरिटी के ऊपर यदि कोई अत्याचार करे तो ये सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी के लिए नुकसानदेह साबित नहीं होता, यह मेजॉरिटी के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकता है। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है, यानी कि पावर शेयरिंग डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए ठीक है। इसके पक्ष में एक और बात कही जा सकती है, और वह बात कहीं ज्यादा गहरी है। सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है, दैट मीन्स पावर शेयरिंग इज वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था में हैं उनके बीच पावर को शेयर किया जाए और ये लोग इसी में टिके रहें। इसलिए लेजिटिमेट गवर्नमेंट वही है जिसमें अपनी पार्टिसिपेशन के माध्यम से सारे के सारे ग्रुप्स को एक्यूमुलेट किया है। इन दो लॉजिक्स में से एक को हम प्रूडेंशियल और दूसरे को मोरल लॉजिक कहते हैं। प्रूडेंशियल लॉजिक या फिर समझदारी का लॉजिक लाभकारी परिणामों यानी कि बेनिफिशियल आउटकम्स पर जोर देता है, जो ये देखता है कि ये कैसे हमें फायदा पहुंचाएगा, कैसे हमें लाभ पहुंचाएगा, जबकि मोरल लॉजिक पावर शेयरिंग के इंटरनल वैल्यूज पर महत्व देता है, यानी कि इंटरनल वैल्यूज को बताना चाहता है। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक ऑफ द पावर शेयरिंग, दैट इज फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, सत्ता की साझेदारी के रूप। राजनीतिक सत्ता यानी कि पॉलिटिकल पावर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया जा सकता, इस धारणा पर लोग विचार करते थे, पर इस पावर को शेयर जरूर किया जा सकता है। लंबे समय से ये विचार चले आ रहे थे। द पीपल यूज्ड टू थिंक अबाउट दैट द पावर शुड नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड बट कैन बी शेयर्ड, और पावर को किसी एक आदमी या फिर किसी एक कम्युनिटी के हाथ में रहना चाहिए। जैसे कि पहले मुनाक होता था, एक राजा होता था और राजा के पास ही सारी शक्तियां होती थी। आप राजा अशोक और अकबर के बारे में पढ़े होंगे। अगर फैसले लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत डिसीजन लेना और उन्हें इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन डेमोक्रेसी का फंडामेंटल प्रिंसिपल ये है कि जनता ही सारी पॉलिटिकल पावर का सोर्स है। इसमें लोग सेल्फ रूल की इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं, जैसे कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स। एक अच्छे डेमोक्रेटिक रूल में सोसाइटी के वेरियस ग्रुप्स और उनके थॉट्स को सही सम्मान दिया जाता है और पब्लिक पॉलिसी तय करने में सबकी बातें शामिल होती हैं, जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ ए स्टेट पॉलिसी। इसीलिए उसी डेमोक्रेटिक रूल को अच्छा माना जाता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पावर में पार्टिसिपेट किया जाए, जैसे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। मॉडर्न डेमोक्रेटिक सेटअप में पावर शेयरिंग के वेरियस रूप हो सकते हैं। आइए हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स पर गौर करें। नंबर 1, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। शासन के विभिन्न अंग होते हैं, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इसे हम हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर कहेंगे, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट के वेरियस अंग एक ही लेवल पर रहकर अपने पावर्स का यूटिलाइजेशन करते हैं। ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन से यह इंश्योर हो जाता है कि कोई भी एक पार्ट पावर का बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन नहीं कर सके। हर पार्ट एक दूसरे पर चेक्स एंड बैलेंस रखता है। इससे वेरियस इंस्टीट्यूशन के बीच पावर का बैलेंस बना रहता है। हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था, हमारे देश की एग्जीक्यूटिव पावर का यूटिलाइज करती ज़रूर है, सत्ता का उपयोग ज़रूर करती है, पर यह पार्लियामेंट के अधीन है।
you know that the Council of Ministers are accountable to Parliament, especially to the Lok Sabha. न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, यानी कि जुडिशियरी is appointed by executive. President of India appoints the chief judges and other judges of Supreme Court and High Courts. Executive पर legislature द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखती है. इस सिस्टम को चेक्स एंड बैलेंसेस सिस्टम कहते हैं. गवर्नमेंट का वेरियस लेवल्स पर डिवीजन हो सकता है. इसे वर्टिकल डिवीजन ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं. जैसे पूरे कंट्री के लिए एक कॉमन गवर्नमेंट हो, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट भी कहा जाता है. प्रोविंस या रीजनल लेवल पर अलग गवर्नमेंट हो सकती है, जिसे दुनिया में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है. जैसे इंडिया में इसे स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं. हर देश में डिवीजन ऐसा ही नहीं है. कई देशों में प्रोविंशियल या रीजनल गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन हमारी तरह जिन देशों में ऐसे सिस्टम हैं, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात को क्लियर कट लिख दिया गया है. जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में और पार्ट 6 में कि सेंटर और स्टेट के बीच पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा. बेल्जियम में तो यह काम हुआ है, पर श्रीलंका में नहीं हुआ है. स्टेट गवर्नमेंट के नीचे के लेवल की गवर्नमेंट के लिए ऐसी ही व्यवस्था हो सकती है, जैसे कि इंडिया में नगर पालिका यानी कि म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत जैसी इंस्टीट्यूशंस होती हैं. इंडिया में 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में पंचायती राज सिस्टम को लेजिटिमाइज कर दिया गया या फिर कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिया गया. हायर और लोअर लेवल की गवर्नमेंट के बीच पावर को इसी तरह से डिवाइड किया जाता है, जिसे वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर कहते हैं. पावर का डिस्ट्रीब्यूशन वेरियस सोशल ग्रुप्स, मसलन लैंग्वेज के बेस पर, रीजनल ग्रुप्स के बीच भी हो सकता है. जैसे कि दोस्तों बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट इस तरह की सिस्टम का एक अच्छा उदाहरण है, जिसमें वो कल्चर के लेवल पर, एजुकेशन और लैंग्वेज के लेवल पर काम करते हैं. कुछ देशों के कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ इस बात का भी प्रोविजन करते हैं सोशल रूप से वीकर सेक्शन और विमेंस को लेजिस्लेचर और एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट कराया जाए. इस तरह की सिस्टम लेजिस्लेचर और एडमिनिस्ट्रेशन में अलग अलग सोशल ग्रुप्स को पार्टिसिपेट करने के लिए की जाती है, ताकि लोगों को ऐसा महसूस हो कि वो खुद एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस और गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं. माइनॉरिटी को भी इसी तरह के से सत्ता में सही पार्टिसिपेशन दिया जाता है. दोस्तों, सोशल डाइवर्सिटी को शासन में पार्टिसिपेट करने के लिए अलग अलग तरह के नियम हैं. पॉइंट 4, सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम वेरियस टाइप्स के प्रेशर ग्रुप्स और रेवोल्यूशन के द्वारा या फिर प्रोटेस्ट के द्वारा गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं या फिर कंट्रोल करने के तरीके भी जानते हैं. डेमोक्रेसी में लोगों के सामने सत्ता के दावेदारों के बीच इलेक्शन एक ऑप्शन ज़रूर होना चाहिए, ताकि जब लोगों को ऐसा लगे कि ये गवर्नमेंट हमारे बेनिफिट के लिए काम नहीं कर रही है, हमारे लिए नहीं सोच रही है, तो वो इस गवर्नमेंट को हटा सकें. कॉन्टेम्पररी डेमोक्रेटिक सिस्टम में यह ऑप्शन पॉलिटिकल पार्टीज के रूप में है. हम पॉलिटिकल पार्टीज से लोगों को चुनते हैं और वो हमारे लिए काम करते हैं. एक बड़ी समय अवधि पर यानी कि एक लॉन्ग टेन्योर पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि सत्ता बारी बारी से अलग अलग आइडियोलॉजी और अलग अलग सोशल ग्रुप वाली पार्टियों के साथ आती जाती है. डिफरेंट आइडियोलॉजी मीन्स लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी, राइट विंग आइडियोलॉजी एंड सेंट्रल आइडियोलॉजीज. कई बार सत्ता की पार्टिसिपेशन एकदम डायरेक्ट दिखाई देती है, क्योंकि 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलकर इलेक्शन लड़ती हैं या गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं, जिसे कोalition गवर्नमेंट कहते हैं. डेमोक्रेसी में हम ट्रेडर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स और इंडस्ट्रियल लेबरर्स जैसे कई ऑर्गेनाइज्ड इंटरेस्ट ग्रुप, जिसे पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप या फिर सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप भी कहते हैं, को एक्टिव देखते हैं. सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप वो होता है जो एक खास सेक्शन के इंटरेस्ट के लिए काम करता है.
जैसे कि ग्रुप ऑफ लॉयर्स, ग्रुप ऑफ टीचर्स, दैट मीन्स बार एसोसिएशन, मेडिकल एसोसिएशन, टीचर्स एसोसिएशन। पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप वो होता है जो पब्लिक के बेनिफिट के लिए काम करता है। गवर्नमेंट की वेरियस कमिटीज में डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करके या उनकी पॉलिसी पर चेंज करके प्रेशर डाल के वो भी इस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और सोशल रिवॉल्यूशन से गवर्नमेंट पर असर पड़ता है। देयर आर सम ऑफ द प्रेशर ग्रुप्स लाइक अपोजिशन, प्रेस, मीडिया, सिविल सोसाइटीज एटसेट्रा। अब हम लोग इस चैप्टर को यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, खूब प्यार दें। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।